नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। प्रोफेसर साहब, बहुत से पॉलिटिकल राजनीतिक घटनाएं हुई हैं, रोज हो रही हैं और एक नहीं दर्जनों हो रही हैं। वो किसान आंदोलन की बात हो, कांग्रेस का खाता सीज करने की बात हो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात हो, मतलब रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। हालांकि वो भी एक वो है कि कतर से हमारे 8 लोग छूटे, लेकिन फिर कतर से हमने 7.5 मिलियन बैरल पर ईयर का एक उसी के साथ साइन भी किया, करीब 20 साल का। बहुत से लोगों का कहना यह है कि अगर हम कतर से 8 आदमियों को ला सकते हैं तो हम विजय माल्या को क्यों नहीं ला सकते हैं। खैर, मैं शुरुआत हुई किसान आंदोलन, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे प्रमुख इस समय देश का और हम सब लोगों के लिए किसान आंदोलन की बात है। कभी कभी ये लग रहा है भाई कि सरकार जो है इनको सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम कर रही है, क्योंकि वो जिसको कहते हैं ना, तारीख में तारीख, मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग, और मीटिंग में उनकी एक ही चीज होती है कि हम लोग एक कमेटी बना देंगे और कमेटी निर्णय करेगी। और किसान बेचारे भोले भाले हैं, वो इसी में खुश हो जाते हैं कि हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा है, सरकार कहती है नहीं अभी चलवा देंगे, तो इंटरनेट की चलवाने की मांग पे ले आके खत्म करते हैं और फिर अगली डेट दे देते हैं। इस बार का लेकिन मामला थोड़ा सीरियस है, क्योंकि शायद किसान नेताओं के हाथ में बहुत कुछ रह नहीं गया है। तो एक ओवरव्यू अबे भाई, किसान आंदोलन जो अभी तक जहां पहुंचा है। आनंद जी, मुझे लगता है इस बार कि ये किसान आंदोलन पिछले किसान आंदोलन से काफी हदों तक भिन्न है, रणनीति के लिहाज से, सरकार की तैयारी के लिहाज से और नेतृत्व के लिहाज से। इसका नेतृत्व वो है जो पिछले आंदोलन का नहीं था। जो पिछले आंदोलन के नेता थे वो इस वक्त इस आंदोलन में शामिल हो या न हो, इसके लिए कुछ दुविधा के शिकार हैं। देखिए, पिछले आंदोलन में पंजाब से उनका नेतृत्व उग्रहा के हाथ में था, हरियाणा में इसका नेतृत्व चढ़ूनी के हाथ में था, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका नेतृत्व टिकैत बंधुओं के हाथ में था। फिर तराई का भी एक किसानों का महत्वपूर्ण जत्था, महत्वपूर्ण वो उसका भी नेतृत्व था, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, वो भी बहुत मशहूर नाम है, उनके हाथ में था। इस बार देखिए, इसमें तराई के किसान शामिल नहीं है। बीएम सिंह साहब वाला, बीएम सिंह साहब वाला, बीएम सिंह साहब वाला, जी हाँ, और इसके अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भी शामिल नहीं है। देखा जाए तो इसके अंदर हरियाणा के किसानों की संख्या भी ना के बराबर ही है, आप कह सकते हैं कि वो शामिल नहीं है इसके अंदर। ये मुख्य तौर पर पंजाब के किसानों का आंदोलन है, और पंजाब में भी ये उग्रहा के किसान, जो सबसे बड़ा किसान संगठन है, उसके किसान नहीं है, बल्कि उन लोगों से अलग हुआ जो एक हिस्सा है, उसने अपना जो संयुक्त मोर्चा बनाया है, ये उनका है। इससे एक तो बात हमें पता लगती है कि किसानों का नेतृत्व कितना विविध है, और अगर एक हिस्सा अगर शांत हो जाए तो दूसरा हिस्सा आंदोलन कर सकता है। उसके अंदर भी ये डड्डेवाल और पंधेर, ये दो मुख्य नेता के तौर पर उभर के आए हैं। अच्छा, सरकार की तैयारी का जहां तक सवाल है, सरकार पिछली बार गफलत में थी, उसे अंदाज नहीं था कि हमारे खिलाफ ऐसा आंदोलन हो सकता है। तो पहले छोटी छोटी जत्थेबंदियां आई, वो इधर उधर फ्लाईओवर के नीचे ऊपर जम गई दिल्ली में, सीमाओं के आसपास, और फिर धीरे धीरे करके उनका जमावड़ा बढ़ने लगा और सरकार को पता ही नहीं चला, तब तक दिल्ली घिर चुकी थी। उसके बाद साल भर तक दिल्ली घिरी रही और सरकार कुछ भी नहीं कर पाई, यहाँ तक कि 3 संसद में पास कानून भी मोदी जी को वापस लेने पड़े। इस बार सरकार पूरी तरीके से तैयार है और उसने बहुत जबरदस्त नाकेबंदी कर दी है, बिल्कुल दीवारें खड़ी कर दी हैं, बोल्डर्स लगाए हैं उन्होंने, उन बोल्डर्स के बीच में सीमेंट भर दिया है, और हर जगह जहां मैं रहता हूं वहां से 1.5-2 किलोमीटर दूर ही गाजीपुर बॉर्डर है। हम चाहें तो पैदल भी पहुंच सकते हैं वहां तक टहल के। और अगर आप गाजीपुर बॉर्डर हम कार ले जाएं दिल्ली में जाने के लिए, जहां से हम रोज जाते थे, तो वहां पे पूरी बाकायदा ऐसा लगता है ऐसे किले की एक दीवार बना दी गई है। वहां पर बड़े बड़े इतने चौड़े चौड़े बोल्डर होते हैं, बहुत भारी भारी, जिनको एक आदमी से तो हिलेगा भी नहीं वो अपनी जगह से, हैं, उसको लगा देते हैं, और उसके बीच में जगह होती है, उसमें फौरन गिट्टी और सीमेंट का घोल भर देते हैं उसके अंदर, तो वो एकदम तुरंत दीवार जम जाती है, और उसके ऊपर कांटेदार तार लगा दिए जाते हैं। तो ये काम 2 घंटे में किया जा सकता है। ये इस तरह की टेक्नोलॉजी है, 2 घंटे में। और उन्होंने तमाम जगहों पर दिल्ली में बहुत सारे इस तरह के बोल्डर जमा कर रखे हैं, हम लोग तो रोज आते जाते उनको देखते हैं। मतलब उन और बोल्डरों के पास में वो गिट्टी भरे हुए ट्रक खड़े हुए हैं, बिल्कुल तैयार। जहां भी जरूरत होगी वो बोल्डर खिसकाएंगे, उनके अंदर वो गिट्टी भर दी जाएगी सीमेंट वाली, और बस वहां पर नाकेबंदी कंप्लीट। इस विधि का सहारा ले रहे हैं। और उन्होंने दिल्ली की सभी सीमाएं, जहां पर कोई भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान नहीं आ रहे हैं, फिर भी यहाँ पे जाम, यहाँ भी रोक दिया है उन्होंने।
सभी सीमाएं उन्होंने जाम कर दी हैं, बहुत बड़े पैमाने पर पुलिस लगी हुई है और किसानों के पास दिल्ली में घुसने का कोई जरिया नहीं। अगर जरिया होता तो अभी तक वो घुस आते दिल्ली के अंदर। तो इस बार तो किसान दिल्ली आके और सीमाओं को रोक दें, यहाँ पे धरने लगाएं और इससे सरकार के ऊपर दबाव पैदा करें, इसकी कोई संभावना मुझे नहीं लग रही है। तो किसानों के सामने भी सवाल है कि भाई वो दिल्ली की सीमा के बाहर कब तक नारेबाजी करते रहेंगे, कब तक बैठे रहेंगे वहां पर। उससे तो सरकार के ऊपर कोई खास दबाव पैदा होता नहीं है। तो वो भी चाहते हैं कि ये किसी तरीके से एक बीच का रास्ता निकल आए और हम वापस चले जाए। अच्छा, सरकार चुनाव सिर पे है, सरकार भी परेशान है, सरकार ने रोक होना जरूर दिया है, लेकिन सरकार भी नहीं चाहती है कि ये नजारा बना रहे और किसानों के साथ बातचीत होते रहे। तो पहली जो बातचीत थी उसमें भगवंत सिंह मान ने, पंजाब के मुख्यमंत्री ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी और वो उसमें शायद बातचीत में बैठे भी थे। दूसरी बातचीत में सरकार ने किया कि तो आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री है तो उसको हम नहीं रखेंगे। दूसरी बातचीत में उनको रखा नहीं, तो वो अपने इधर उधर चले गए, केजरीवाल के साथ कहीं जाना था बाहर, वहां चले गए। तीसरी बातचीत में सरकार को लगा कि उनको रखना चाहिए, तीसरी बातचीत में उनको फिर बुलाया। मुझे पता नहीं तीसरी बातचीत में वो शामिल हुए कि नहीं हुए, लेकिन उन्होंने वो अपनी सहमति शुरू में नहीं दी थी। उन्होंने शायद वो इस बात से नाराज या दुखी रहे होंगे कि दूसरी बातचीत में उनको क्यों नहीं रखा गया। बहरहाल तीसरी बातचीत में स्थिति कुछ इस तरह की बनी है कि किसानों को भी लग रहा है और सरकार को भी लग रहा है कि वो किसी बीच का रास्ता वो निकाल लिया जाएगा। असल में अब दोनों ही पक्षों को एक फेस सेविंग फार्मूला चाहिए और उसमें जैसे आपने बिल्कुल ठीक ही कहा कि सरकार कमेटियां बनाकर मामले को टालती है और लटकाती है। किसान बार बार कहते हैं कि पिछली बार जो कमेटी बनी थी वही उसका क्या रिजल्ट हुआ। तो अब सरकार उनसे कह रही है कि इस बार की हम जो कमेटी बनाएंगे उसमें निर्णय लेने की ज्यादा क्षमता और ज्यादा अधिकार होंगे। तो अब वो कमेटी कैसी बनेगी, उसमें किसान कितने शामिल होंगे कितने नहीं शामिल होंगे, इसका फैसला होना बाकी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तीसरी बैठक में कोई निर्णय नहीं हुआ, लेकिन एक निर्णय होने की संभावना खुल गई है और मुझे लगता है कि अब चौथी या पांचवी बैठक में कोई एक फिर से कमेटी बनाई जाएगी, उस कमेटी को कोई डेडलाइन दी जाएगी, उस कमेटी में ये मौजूदा किसान नेता वगैरह भी होंगे। अच्छा, इस बीच में चूंकि दबाव बढ़ा इसलिए चढ़ूनी ने भी पुनः सोचना शुरू किया कि इस आंदोलन में वो शामिल हों और उधर उग्रहा ने भी सोचना शुरू किया कि वो इस आंदोलन में शामिल हों। उन्होंने वहां पे अपने लोगों से एक दिन में 70 जगहों में पंजाब में रेल की पटरियों पर धरने भी दिलवाए, लेकिन वो लोग अंततः इस आंदोलन में शामिल होने का फैसला उन्होंने नहीं किया। अच्छा, इसमें हुआ ये कि पिछले किसान आंदोलन में अपनी लोकप्रियता से काफी प्रभावित होकर इन बहुत से किसान नेताओं ने चुनाव लड़ा था, लेकिन वो फ्लॉप हो गए पूरी तरीके से, उनको कुछ नहीं, वोट कुछ भी नहीं मिला उन्हें। इस किसान आंदोलन का जो भी फायदा हुआ वो आम आदमी पार्टी को पंजाब में फायदा हुआ और उसने चुनाव जीत लिया पंजाब का और एक तरह से इतिहास बना दिया। लेकिन खुद किसान आंदोलन में जो नेता थे, जो सक्रिय रूप से उसका नेतृत्व कर रहे थे, उनको कोई चुनावी लाभ नहीं हुआ। तो उससे ये भी इसकी सीमा समझ में आती है कि अगर आप किसान आंदोलन करें और उसके बाद फिर चुनाव में जाएं ये सोच के कि जनता हमें बड़े पैमाने पर वोट देगी, तो उस तरह का सीन बनता नहीं है और ये इतिहास भी बताता है। देखिए, शंकर योगी बहुत बड़े आंदोलनकारी थे और बहुत बड़े नेता थे वो, लेकिन वो कभी भी चुनाव के मैदान में कामयाब नहीं रहे। चुनाव के मैदान में अगर कोई आंदोलनकारी कामयाब हुआ है तो वो ये आम आदमी पार्टी जिन्होंने बनाई, जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन कर रहे थे, ये लोग कामयाब हुए क्योंकि उनके पास एक विजन, एक दृष्टि अलग तरह की थी कि अर्बन पॉलिटिक्स करने की, शहरी राजनीति करने की, उसमें वो कामयाब हुए। अब वो शहरी राजनीति से आगे बढ़कर ग्रामीण राजनीति में भी पंजाब में सफलता के कारण वो कामयाब हुए हैं। हरियाणा में वो हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, वो एक अलग कहानी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी किसान आंदोलन 10-15 दिन और चल सकता है, फरवरी भर ये और चल सकता है। किसान दिल्ली में नहीं घुस पाएंगे क्योंकि सरकार किसी भी कीमत पे उन्हें नहीं घुसने देगी और सरकार ने उन पर गोली चलाने के अलावा सारे काम कर लिए, सारे दमन किया है। उन पर प्लास्टिक की गोलियां चलाई गई हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज जगह जगह किया गया है, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले फेंके गए हैं, ड्रोन का इस्तेमाल करके उनके ऊपर आंसू गैस बरसाई गई है। तो उनको वो किसी भी कीमत पे, एक दो किसानों का दिल का दौरा पड़ने से देहांत भी हो गया है सीमाओं पर, तो लेकिन सरकार उन्हें किसी कीमत पर दिल्ली, क्योंकि सरकार, किसान अगर दिल्ली में घुस गए तो सरकार को बहुत परेशानी फंस जाएगी।
पूरा नैरेटिव बदल जाएगा और फिर दूसरा ही कुछ मामला हो जाएगा। तो वो सरकार इस बार करने नहीं देगी और इस चीज को किसान और किसान नेता भी पूरी तरीके से समझ गए। और इस बार बहुत सरकार की तरफ से किसानों को बदनाम करने के लिए थोड़ा बहुत जो आदत है ऐसी उनकी, थोड़ा बहुत कहा जा रहा है कि ये एक अलग नैरेटिव करना चाहते हैं, ये गैंग्स ऑफ वासीपुर है वगैरह, ये सब बोला जा रहा है। लेकिन मोटे तौर पर पिछली बार जो कहा गया था उनके बारे में, तरह तरह की बुरी बुरी बातें कही गई थी, वो बातें इस बार नहीं कही जा रही हैं, क्योंकि सरकार के समर्थकों और उनके प्रवक्ताओं को भी पता है कि सरकार किसी तरीके से एक पखवाड़े के अंदर अंदर इस किसान आंदोलन को ठंडा कर लेगी। जी, मैं एक दो चीजें मेरे मन में है तो मैं पूछ लूं आपसे। मैं भगवंत मान जी का कल सुबह का इनफैक्ट वो स्टेटमेंट देख रहा था जब वो निकले थे थर्ड राउंड की मीटिंग से। बाकी चीजें तो वो है, देखिए जो मध्यस्थता करेगा अंत में लोग उसी को बुरा भला कहेंगे। आज ये तो कहीं सोचने ही वाली बात नहीं है, चाहे इस पार आए चाहे उस पार आए, एक पक्ष तो हरदम ये रहेगा कि जो भी मध्यस्थता कर रहा था वो गड़बड़ था। लेकिन मुझे जो लगा उस दिन मान साहब को, उससे एक तो वो पंजाब वर्सेस हरियाणा की भी कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं, और हरियाणा में जो नुकसान हो रहा है जो भी सरकार का जो भी वो हो उसमें। दूसरा एक मैं आपसे इसलिए पूछ लूं कि इस बार सरकार गाली तो नहीं दे रही है, खालिस्तानी उतना नहीं बोला जा रहा है, लेकिन वो एमएसपी को डिस्क्रेडिट कर रही है। अब एमएसपी के विरोध में सारे लोग उतर आए कि कितनी खराब चीज है, देश की अर्थव्यवस्था कितनी चौपट हो जाएगी, इसमें से महंगाई बढ़ जाएगी, क्या क्या तरह तरह के तथ्य लोग कर रहे हैं। तो एक तो मेरा आपसे ये है, शुरू से झूठ बोला जा रहा है। देखिए 65 लाख करोड़ रुपए का पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ था तो हवा में एक फिगर उछाला गया था 65 लाख करोड़ का। अगर एमएसपी की वो गारंटी दे दी जाएगी तो सरकार के ऊपर 65 लाख करोड़ का बोझ आ जाएगा। ये बिल्कुल झूठा फिगर था। बाद में धीरे धीरे करके बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने और किसान आंदोलन से किसानों से हमदर्दी रखने वाले लोगों ने बताया कि ये सब इसलिए उछाला जा रहा है ताकि एक अव्यवहारिक किस्म बताया जा सके कि ये मांग कितनी इनकी अव्यवहारिक है। तो वो तो बिल्कुल गलत है। और अब तो मीडिया में भी ये दिखाया जाने लगा है कि सरकार के ऊपर शायद दो तरह के फिगर आ रहे हैं। 7 लाख से लेकर 6-7 लाख से लेकर 17 लाख करोड़ तक का एक फिगर आ रहा है कि इसके बीच में कुछ सरकार के ऊपर बोझ पड़ेगा। फिर साथ में ये भी आ रहा है कि सरकार जब फसल खरीदी करेगी तब इस प्रकार का बोझ आएगा, लेकिन उसके बाद उसको बेचा भी जाएगा तो उससे आमदनी भी होगी। ऐसा थोड़ी ना कि केवल खरीद करके रख तो ना लेंगे, उसको बेचा भी जाएगा तो 45 लाख करोड़ का अनाज बेचेगी सरकार। इतने खरीदेगी तो उसके बाद 45 लाख करोड़ तो किसानों को देगी, उसके बाद 45 लाख करोड़ का अनाज बेचेगी। और अखबारों में इस प्रकार के अब लेख भी छप रहे हैं। मुश्किल ये है कि अंग्रेजी में छपते हैं, तो अंग्रेजी में छपते हैं तो लोगों को पता नहीं चलता है उनके बारे में। हम लोग मैं सवेरे उठ के कई अखबार 7-8 अखबार पढ़ता हूँ तो वो सब चीजें मैं देख लेता हूँ, लेकिन बाकी जनता तो अंग्रेजी का अखबार उतने पढ़ते नहीं। अंग्रेजी के अखबारों का सर्कुलेशन बहुत कम है, तो वो एक समस्या है। और हिंदी के अखबार इतने अच्छे इस सवाल के ऊपर चीजें छाप नहीं रहे हैं। भास्कर भी नहीं छाप रहा है, मुझे इस बात पर ताज्जुब है। तो ये जो स्थिति है ये एक तरफा नहीं है, दूसरी तरफ की बातें भी आ रही हैं सामने, और टीवी पर भी आ रही हैं। सरकार भी अब समझ गई है कि एक तरफा दुष्प्रचार करने से कुछ होगा नहीं। हालांकि आदतन वो दुष्प्रचार करते ही रहते हैं। जी मैं इसको आगे बढ़ूं, एक चीज और कह दूं, ऐसा अभी साहब ऐसा नहीं, दिक्कतें शुरू हो गई हैं। कल मुझे किसी ने चंडीगढ़ से फोन किया। अब चंडीगढ़ दिल्ली का जहाज का किराया समय 1 लाख रुपया है, 1 लाख से ऊपर का जहाज का टिकट है। तो आपने दिल्ली में तो रोक लिया, लेकिन प्रेशर पॉइंट जहां जहां बन रहा है वहां लोगों को दिक्कत हो रही है, और कहीं ना कहीं वो बात है। दूसरा मुझे एक खतरा और लगता है कि चूंकि इस बार संयुक्त किसान मोर्चे की तरह दो इस बार है, एक किसान मजदूर मोर्चा है और एक कौन सा मोर्चा, 2 मोर्चे को कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा वाइडर स्प्रेड नेतृत्व है। मुझे एक खतरा और लगता है कि कहीं नेतृत्व विहीन ना हो जाए, क्योंकि अगर नेतृत्व विहीन हो गया तब थोड़ा दिक्कत ज्यादा इसलिए मुझे लगती है कि अभी तो आप बात कर सकते हैं ये विड्रॉ कर लें वो कर लें, लेकिन जो 6-6 महीने का राशन लेके चले हैं लोग, उनको थोड़ा संभालना मुश्किल होगा। मैं इलेक्टोरल बॉन्ड पे आ जा रहा हूं अभय भाई साहब। अब इलेक्टोरल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का, मतलब हम सब लोगों की अपेक्षा के विपरीत इतना हार्ड हिटिंग फैसले की हमें किसी को उम्मीद नहीं थी। चंद्रचूड़ साहब की एक 5 जज की बेंच ने बिल्कुल साफ साफ इसको गैर कानूनी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करके वो किया। और सिर्फ यहीं पे नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सारे नामों का खुलासा करे और उसको इलेक्शन कमीशन अपनी साइट पे डाले। बात यह है कि अगर ये पूरा ऑर्डर इंप्लीमेंट हो जाता है
तो एक बहुत बड़ा खुलासा इस देश में हो जाएगा कि कैसे कौन पैसा दे रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन ये है। अब लोगों को ये थोड़ा लगने लगा है कि मालूम नहीं ये इम्प्लीमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि मोदी जी का पास्ट रिकॉर्ड देखते हुए वो तो मानते ही नहीं है किसी की, जो उनका मन है वो करते हैं, जो वो कहते हैं वही लोकतंत्र, जो वो कहते हैं वही कॉन्स्टिट्यूशन। अबे भाई, आज की खबर ये है कि सरकार ने तय किया है कि वो इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कराएगी, इस फैसले का जुडिशियल रिव्यू। जो पहले हम लोगों को उम्मीद थी कि सरकार, मुझे कम से कम मुझे लग रहा था कि सरकार तुरंत आनन फानन इसके जुडिशियल रिव्यू में जाएगी और वो रिव्यू करने वाली बेंच है उससे ये कहेगी कि या तो भाई इस फैसले को पलट दे, अगर फैसले को नहीं पलटना चाहती तो वो जो डेडलाइन 17 मार्च की तय की गई है उस डेडलाइन को बढ़ा दे और चुनाव के बाद कर दे उस डेडलाइन को, ताकि चुनाव पे इसका असर ना पड़े। ये एक पतली गली हो सकती थी, इसमें सरकार निकलने की कोशिश करेगी, लेकिन सरकार ने ऐसा करने का फैसला नहीं किया। अब सरकार पूंजीपतियों की तरफ से मेरे ख्याल से एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आएगा, एक PIL आएगी, और उस PIL में कहा जाएगा कि भाई हमने तो ये कहा गया था, हमसे वायदा किया गया था कि हमारे नाम उजागर नहीं होंगे। अब ये हो रहा है तो उस वायदा खिलाफी है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो उसको रोकने की उसके जरिए कोशिश होगी। वो कामयाब होती कि नहीं होती ये हम लोगों को नहीं पता है, मेरे ख्याल से कामयाब नहीं होगी, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि पूरी स्कीम ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी तो उसमें किए गए वायदे का क्या महत्व है। तो पूरी स्कीम ही असंवैधानिक थी तो उसमें किए गए वायदे का कोई महत्व नहीं। अभी मैं कपिल सिब्बल का, जो कि उन्होंने मुकदमा लड़ा था, एक पूरा बड़ा इंटरव्यू पढ़ रहा था, तो उसमें सिब्बल ने ये कहा, जिससे मेरी इस धारणा का भी खंडन हुआ कि सरकार अध्यादेश ला सकती है या सरकार कानून बनाने के लिए तो लोकसभा है नहीं, लेकिन अध्यादेश ला सकती है। कपिल सिब्बल का कहना था कि अध्यादेश लाके इस फैसले को पलटा नहीं जा सकता है, अध्यादेश लाके एक नई स्कीम लागू की जा सकती है। सरकार एक संशोधित और एक नए तरह की स्कीम, जो कि इस स्कीम से भिन्न होगी, क्योंकि ये स्कीम तो असंवैधानिक घोषित कर दी गई है, वो सरकार ला सकती है। तो अब सरकार की समझ में आ गया है कि उसके सामने कोई अभी फिलहाल चारा नहीं है। तो इसमें अब कल सुप्रीम कोर्ट के एक वकील से बात हो रही थी, एक कार्यक्रम में मुझे मिल गए थे वो, और वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं और काफी मीडिया वगैरह पे भी उनकी बातें आती हैं। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप क्या समझते हैं कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किसी रेडिकल मूड में सरकार को रेडिकल मूड में आके किया है और इससे सरकार के ऊपर बहुत आघात लगा है क्या? यानी कि पहली नजर में देखने में तो यही लगता है। तो उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी थियरी पेश की। उनका कहना यह था कि ऐसा कुछ नहीं है, सरकार को इस फैसले से कोई खास दिक्कत नहीं है, क्योंकि सरकार ने चुनाव लड़ने के लिए जितना पैसा चाहिए था भाजपा ने उतना पैसा जमा कर लिया है। यहां तक कि दूसरी पार्टियां भी जितना पैसा उनको चाहिए था उतना पैसा जमा हो गया है। तथ्य भी बताते हैं कि जो 16,000 करोड़ रुपए इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए दिए गए, वो सब पार्टियों ने इनकैश 16,000 करोड़ रुपए इनकैश कर लिए। उनमें से एक भी बॉन्ड ऐसा नहीं है जो पार्टियों ने इनकैश नहीं किया हो। बॉन्ड इनकैश ना करने पे वो 15 दिन के अंदर बॉन्ड का नगदीकरण आप न करें तो वो प्रधानमंत्री सहायता कोष में चला जाता है, प्रधानमंत्री राहत कोष में वो चला जाता है पैसा। तो इसमें प्रधानमंत्री राहत कोष में एक भी पैसा नहीं गया। जिस पार्टी को जो बॉन्ड मिला उसने उसको भुना लिया, बैंक से जाके वो पैसा उसने लेके रख लिया। और इसमें जो स्थानीय जो रीजनल पार्टियां हैं उनको भी करीब 800-900 हजार करोड़ रुपए उनको भी मिले हैं। कांग्रेस को भी करीबन 1,000 करोड़ रुपए कांग्रेस के हिस्से में भी आए हैं। सबसे कम पैसा शायद समाजवादी पार्टी को मिला है, केवल 14 या 15 करोड़ रुपए मिला है, लगता मिला ही नहीं पैसा। झारखंड मुक्ति मोर्चा को 1 करोड़ रुपया वो पिछले 5-7 साल में, जबकि वो तो उसमें है, वो तो सरकार में है, तब भी 1 करोड़ पिछले 5 साल में। सही बात है। तो ये स्थिति है। अब इसमें है क्या कि इसके अंदर सरकार ने शायद ये भी, मतलब उन वकील साहब का कहना ये था, मुझे पता नहीं कौन सी सरकार ने ये सब भी जोड़ बाकी गुड़ाबाग कर लिया है कि जब अगर चुनाव आयोग की वेबसाइट के ऊपर ये नाम सब आएंगे तो उस सरकार को नुकसान होने की बजाय ये नुकसान विपक्ष की सरकारों को भी हो सकता है नुकसान, मतलब वहां भी बात हो सकती है। और फिर वो यही हो जाएगा सरकार, और उसमें काफी शेल कंपनियां होंगी उसके अंदर जिनके जरिए रुपया दिया गया है। तो उन शेल कंपनियों के बारे में प्रमाणित तौर पर नहीं कहा जा पाएगा, उसमें भी कयासबाजी शामिल होगी कि किस बड़े कारपोरेट घराने से इनका ताल्लुक है।
जी जो मैं जो तीन तीन कानूनों में संशोधन किए गए थे और मनी बिल लाके इसको स्कीम को चालू किया गया था 2018 में। उसके पीछे दांव यही था कि जो प्रॉफिट का एक लाभ का 1% दे सकते थे, 17% दे सकते थे, उसमें वो हटा दी सीमा। और उसमें वो जो खोखा कंपनियां हैं, वो खोखा कंपनियों के जरिए काला धन आए और काले धन के जरिए वो वहां पर पहुंचे, वहां पर पैसा सब पार्टियों के जी पास। जी नहीं, मैं उस पर थोड़ा सा और बता दूं, क्योंकि इसको मैंने उससे बहुत वो किया था। दो तीन चीजें थी। एक तो इसमें चूंकि जजमेंट में 3 कानून लिखे, 5 कानून चेंज किए थे उन्होंने। आरबीआई एक्ट, आरपीआई एक्ट, कंपनीज एक्ट, आईटी एक्ट और फेरा कानून, 5 कानूनों को उन्होंने बदला था। दूसरा, मैं भाई साहब एक चीज और बता दूं, मतलब जो मुझे लगता है आपकी थ्योरी को, मैं मेरे कल 2 भूतपूर्व जजों से बात हुई। अब वो अच्छा। नाम, क्योंकि एक जज तो सार्वजनिक रूप से कहते हैं, वो नहीं, उनका नाम तो लिया, जस्टिस कोलसे पाटिल तो चैनल पे भी आते हैं, अपनी बात करते हैं। एक और जज साहब है। सबका ये मानना है कि भाई आपने जब नवंबर में जजमेंट रिजर्व कर लिया, तो आपने सरकार को पहले ही से बता दिया कि भाई ये होने वाला है। होने वाला। तो अब 3 महीने के अंदर जितना जिसका गला दबाना है, पैर दबाना है, सिर दबाना है, हाथ दबाना है, सब दबा के वो माल तो अंदर आ गया है, उसमें दिक्कत नहीं है। अब ये दूसरा स्टेप ये है कि जो नाम लेना अभी है, जो कि ज्यादा प्रभावित करेगा, 10 मार्च के आसपास आचार संहिता लग जानी चाहिए, पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए, जो पिछले 2004, 9, 14 और 19 में मार्च के 8 मार्च, 10 मार्च, 7 मार्च इस तरह से इलेक्शन अनाउंस होते हैं। तो उनका कहना है वो 10 मार्च की आड़ में एक बार इलेक्शन अनाउंस हो गया तो ये नाम नहीं आएंगे फिर। अब इलेक्शन के बाद हमें दिया तो दिया, हाँ, अडानी जी ने दिया, आपसे मतलब, ये तो उस तरह का होगा, दिया दिया। तो वो इलेक्शन तक का सारा बंदोबस्त तय हो गया, और इसीलिए वो 17 मार्च तक रखा गया है कि आचार संहिता उससे पहले लग जाए, और उसमें कोई ना कोई एक, जैसा आपने कहा, पतली गली निकाली जाए कि ये अभी रोक लीजिए, क्योंकि इस पे चुनाव के उस पे होगा, कुछ इस तरह की बात एक हो मुझे रही है। आप जो वो वकील साहब ने जो कहा और आपने कहा, उससे यही एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम लोग, पाठकों के लिए और अपने लिए भी, कि इसमें पहले से पेशबंदी कर ली गई है। जी पहले से पेशबंदी कर ली गई है, और इसमें बहुत ज्यादा कोई सरकार को बहुत मुश्किल नहीं उठानी पड़ेगी। जी जी अब एक चीज जरा हम इस पे आपसे इसलिए बात करना चाह रहे थे। पिछले हफ्तों में दो बड़े चीजें हुई। एक, जयंत चौधरी जी चले गए, मतलब एनडीए के साथ, चरण सिंह के मतलब नाम लेके। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का कद बहुत बढ़ गया। मतलब जो तेजस्वी यादव ने सोमवार को बिहार विधानसभा में जिस तरह का भाषण दिया, बहुत ही संयमित, एक भी उन्होंने अपनी भाषा में एक बार भी कड़वाहट नहीं दिखाने दी, एक बार भी कोई ऐसा गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जितना कहना था उतना कह दिया। दूसरी तरफ लालू यादव से लेकर तेजस्वी तक कह रहे हैं कि भाई नीतीश के दरवाजे हरदम खुले हुए हैं, नीतीश जी के दरवाजे खुले हुए हैं। कल का बयान आया है कि तो ये लालू जी अपना जो एक मजाक करने की शैली उसलिए कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, कि क्या सही में ऐसा आपको कुछ लगता है कि नीतीश जी भी बहुत कंफर्टेबल, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहां आ गया हूं? देखिए, जहां तक तेजस्वी का सवाल है, मैं तो मानता हूं कि 2020 का जो बिहार विधानसभा का चुनाव था, तो तेजस्वी यादव का कद उसी वक्त बढ़ गया था, केवल अपनी दम पर, लालू यादव के चेहरे पर नहीं, राबड़ी देवी के चेहरे पर नहीं, अपनी दम पर उन्होंने वो चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़कर अपनी पार्टी को सबसे बड़ा दल उन्होंने बनाया। मैं तो मानता हूं कि वो थोड़ी बदकिस्मती रही और थोड़ी रणनीतिक समस्या भी रही, कांग्रेस को ज्यादा सीटें दे दी थी। अगर ये सब बोल ना करते तो वो चुनाव वो जीत भी सकते थे, और वो आज बिहार के मुख्यमंत्री होते, और उसके बाद बिहार की राजनीति तकरीबन बदल ही गई होती। तो वो तेजस्वी यादव ने केवल MY फार्मूला, मुस्लिम यादव फार्मूले से बाहर निकालने की कोशिश की है अपनी पार्टी को, और वो समाज के दूसरे तबकों के साथ भी कहीं ना कहीं जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कोशिश आसान नहीं होती है कभी भी। उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश इस प्रकार की कोशिश करते हैं, मुलायम सिंह जी भी इस प्रकार की कोशिश करते थे। मुलायम सिंह जी अपने पुराने समाजवादी जड़ों के कारण कामयाब भी होते थे कई बार, लेकिन अखिलेश को कामयाब होने में शुरू में दिक्कत हुई, लेकिन अखिलेश ने फिर लगातार अपनी कोशिश में जारी रखते हैं। मुश्किल है, उतनी कामयाबी उन्हें नहीं मिल रही है, लेकिन तेजस्वी ने, बिहार की राजनीति कुछ अलग तरह की है उत्तर प्रदेश से, तो वहां पर तेजस्वी ने कुछ कामयाबी हासिल की है इसको लेकर। यही कारण है कि जो राष्ट्रीय जनता दल जो है वो बड़ी और प्रभावशाली पार्टी बन गया है।
अब देखिए जो 3 तेजस्वी के विधायक थे जो भाजपा की कतारों में जाके बैठ गए थे, बेंचों में बैठ गए थे, तो उनकी ऊपर राजनीति अलग से चल रही है। वो राजनीति क्या है, उसको भी दिलचस्प राजनीति है। अब नंदकिशोर यादव विधानसभा अध्यक्ष हो गए। अब नंदकिशोर यादव सरकारी पार्टी के हैं, तो नंदकिशोर यादव उन 3 विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तब क्या उन 3 विधायकों को कैसे बचाया जाएगा? उन्होंने तो सीधे सीधे दल बदल कानून का उल्लंघन किया है, तो उनसे भाजपा इस्तीफे दिलवाएगी, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। उनको एमएलसी बनाया जाएगा। अभी तेजस्वी यादव भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए दबाव नहीं डाल रहे हैं, तो अगर वो कार्रवाई करने के लिए दबाव उनके ऊपर डालेंगे तो वो फिर सबसे बड़ा बिहार में विधानसभा में सबसे बड़ा दल नहीं रह जाएगा, क्योंकि उनके 3 सीधे कम हो जाएंगे और भाजपा से उनका केवल 1 सदस्य अधिक है। अब वहां 3 कम होते ही भाजपा सबसे बड़ा विधायक, सबसे बड़ा दल बन जाएगा वहां पर। तो इस प्रकार की जो एक माइक्रो पॉलिटिक्स होती है, अपने अपने प्रभाव को प्रबंधित करने की राजनीति बिहार में चल रही है। मैं अभी इन बयानों को थोड़ा गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं हूं कि नीतीश कुमार आ सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ये मुझे नहीं लगता कि अभी ही इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है और इतनी जल्दी दूसरा परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि नीतीश कुमार हम सबको गलत साबित करने में कई बार कामयाब हुए हैं। नीतीश कुमार अपने आप को एनडीए में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। उन्हें ये भी लग रहा है कि उनकी पार्टी कभी भी टूट सकती है और उसको अब उसको तेजस्वी यादव क्या तोड़ेंगे? अब तो जो तोड़ना होगा तो उनको ये लोग तोड़ेंगे। एनडीए की तरफ से पार्टी तोड़ी जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पार्टी तोड़ी जाएगी। तो वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और लगातार उनके मन में इस प्रकार की भावना भी होगी, सोच भी रहे होंगे कि हमने ये ठीक किया कि नहीं ठीक किया। जी, मैं बस एक चलते चलते अंतिम प्रश्न पूछ लूं। इधर एक और चीज हुई है जो इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के लिहाज से। भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में एंटर कर गई है। दूसरा, सोनिया गांधी जी राज्यसभा चली गई हैं और उन्होंने रायबरेली के मतलब मतदाता के नाम एक बड़ी अच्छी चिट्ठी लिखी है और उसकी लास्ट आखिरी लाइन से ऐसा अटकल लगाई जा सकता है, ऐसा लगता है कि वो प्रियंका गांधी की ओर इंगित कर रहे हैं कि भाई मेरे परिवार का और उनका प्रेम और स्नेह आप उसी तरह से बनाए रखें। कुछ है तो इसकी बड़ी संभावना है कि प्रियंका गांधी अपना लोकसभा का इलेक्शन इस बार शायद रायबरेली से लड़ेंगे, इसकी संभावना है। लेकिन प्रियंका गांधी ने तो आधिकारिक रूप से मीडिया में मना कर दिया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, और वो खबर भी आ गई है, टीवी पर भी खबर आ गई है, अखबारों में भी खबर आ गई है। प्रियंका गांधी ने कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। तो अगर प्रियंका गांधी भी चुनाव वहां से नहीं लड़ती हैं, सोनिया गांधी भी चुनाव नहीं लड़ रही है, वो राज्यसभा में जा रही हैं, राहुल गांधी वायनाड चले गए हैं, वो अमेठी में स्मृति ईरानी की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसी हालत में जो गांधी परिवार के 3 बड़े नेता हैं वो उत्तर प्रदेश से बाहर हो गए, देखा जाए तो। नहीं, मेरी जो अबे भाई जानकारी, एक तो राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे जरूर, अमेठी से भी लड़ेंगे, और मुझे लगता है कि जानकारी है तो ठीक ही होगी, लेकिन अभी तक उसका संकेत कोई नहीं आया है, नहीं मिला है। नहीं, और रणनीतिक रूप से वो लड़ना जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं लड़ेंगे तो केवल कांग्रेस पार्टी को नहीं, इंडिया अलायंस का जो भी समाजवादी पार्टी के साथ बन रहा है उसको भी एक साइकोलॉजिकल बैकफुट पे रहेगी। वो अगर लड़ लेते हैं तो उनके लिए ठीक रहेगा। मतलब मैं ओवरऑल अलायंस की बात कर रहा हूं, नॉट ओनली कांग्रेस। मैं तो चाहता हूं, मैं आपकी बात का इसलिए समर्थन करता हूं, मैं चाहता हूं कि वहां से अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ें बिना इस बात की चिंता किए हुए कि वो जीतेंगे कि हारेंगे। उत्तर प्रदेश में उनका जीतना अभी मुश्किल है, जो परिस्थितियां वहां की हैं, लेकिन उनको वहां चुनाव लड़ना चाहिए और चुनौती देना चाहिए उनको। ऐसा करने से बहुत उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह होगा। रायबरेली की सीट भी कांग्रेस को नहीं छोड़नी चाहिए, वहां से प्रियंका गांधी को उन्हें उतारना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस बार जो गांधी परिवार का दूसरा हिस्सा है, वरुण गांधी और मेनका गांधी, वो शायद उन्हें भारतीय जनता पार्टी का इस बार टिकट ना मिले ना, वहां से तो नहीं मिलेगा, वहां से नहीं मिलेगा, लेकिन ज्यादा संभावना है कि वो समाजवादी पार्टी के उस पे गठबंधन से उतरेंगे, इसकी ज्यादा संभावना है। हाँ, इसकी ज्यादा संभावना, मतलब भाजपा से उनका टिकट नहीं मिलेगा। तो हाँ, वहां पे भाजपा के दूसरे लोग लड़ेंगे और ये लोग, अगर समाजवादी पार्टी का टिकट मिल जाता है या निर्दलीय लड़े और समाजवादी पार्टी उनका समर्थन कर दे, कुछ भी कोई भी बंदोबस्त हो सकता है, तो इस तरह का होगा। मुझे लगता है कि अमेठी और रायबरेली, इन दोनों सीटों को कांग्रेस को नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें वहां से चुनाव लड़ना चाहिए।
जी जी जी। और मैं तो आगे, क्योंकि कांग्रेस की रणनीति के रूप से अगर खड़गे जी भी उतर आते हैं तो ये पूरे मतलब अलायंस का अखिलेश यादव जी को जो ताकत मिलनी चाहिए वो शायद ताकत तभी कांग्रेस दे पाएगी, अदरवाइज कांग्रेस क्या ताकत दे पाएगी? अखिलेश यादव तो अपनी अपने दम पे लड़ रहे हैं, लेकिन अगर ये लोग भी आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ताकत मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अभय साहब बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।